A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके पहला लेक्चर आपको देख लेना है, क्योंकि वो लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तभी लेक्चर आपको समझ में आएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा जो मनोबल है वो बढ़े और हम अच्छे से अच्छे लेक्चर लेके आते हैं। ओके, तो आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम थोड़ा आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। और कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा और कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम होगा। सो लेट अस स्टार्ट। अगर मैं यहां पे ब्रिज हेड कंपाउंड लू, क्या लो, ब्रिज हेड कंपाउंड, और आपसे पूछूं अगर यहां पे बी आर लगा हुआ है, ठीक है ना, अगर यहां पे क्या लगा हुआ है, आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। चलो मैं यहां पे लिविंग ग्रुप लिख देता हूं, कोई भी लिविंग ग्रुप आपका हो सकता है। अगर यहां पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, क्या यहां पे ये कार्यक्रम हो सकता है? क्या यहां पे SN2 हो सकती है? बोलो, समझ में आ रहा है? क्या यहां पे SN1 हो सकती है? तो आंसर है नहीं, यहां पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी। उसके लिए आपको देखना होगा अच्छे से जीओसी, क्योंकि जीओसी में हमने पढ़ा था कि जो आपका ब्रिज हेड कार्बन होता है वहां पे कभी भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का मतलब है वहां पे sp2 कैरेक्टर आना, और sp2 आना मतलब ये थोड़ा प्लेनर बनेगा, और वो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होता है। और अकॉर्डिंग टू ब्रैड्स रूल हमने देखा था, अकॉर्डिंग टू ब्रैड्स रूल जो आपका ब्रिज हेड कार्बन होता है उस पर कभी भी आपका sp2 कार्बन नहीं बन सकता, या sp2 सेंटर वो नहीं बन सकता। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है आपका ब्रिज हेड कंपाउंड, देख रहे होंगे, तो ये आपका ब्रिज हेड कंपाउंड है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग इधर है, ये वाली 1 2 3 4 5, और एक 5 मेंबर रिंग इधर है 1 2 3 4 5। तो ये दो 5 मेंबर है और ये दोनों एक दूसरे से ब्रिज से जुड़ी हुई है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं जिसपे ये लिविंग ग्रुप जुड़ा है। क्या मैं यहां से ये लिविंग ग्रुप हटा के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ सकता हूँ? नहीं जी। आप अगर यहां से ये लिविंग ग्रुप हटाओगे तो यहाँ पे बनेगा sp2 कार्बन, और वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही sp2 कार्बन बनेगा तो ये 120 डिग्री होना चाहिए एंगल। अभी कितना है यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, यानी कि आपका sp3 है, तो ये एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जैसे ही यहाँ पे sp2 बनेगा एंगल बढ़ना चाहेगा, और एंगल यहाँ पे नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे काफी स्ट्रेन रिंग है, तो यहाँ पे कभी भी sp2 सेंटर नहीं बनता। बोलो, समझ में आया? ठीक है ना। ये हमने जीओसी में पढ़ रखा है। फिर से ये कहना चाहूंगा कि आपको पहले अच्छे से जीओसी देखनी है तब यहाँ पे आना है। तो पहला हमारा ये था कि क्या ब्रिज हेड पे SN1 रिएक्शन हो सकती है, तो ब्रिज हेड पे कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं होगी, और हम SN2 में चल के भी देखेंगे वहां पे भी कभी SN2 रिएक्शन भी नहीं होती इस पे। चलो, फिर भी मैं अगर एक क्वेश्चन आपको दे दूं, ध्यान से देखना, मैं कह दूं यहाँ पे मेरा लिविंग ग्रुप लगा था और दूसरा रिएक्शन ये है, इसमें लिविंग ग्रुप लगाया यहाँ पे, और पूछ ले जाए कि कौन सी का SN1 का रेट ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है, आप ये कहोगे कि अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और वो इम्पॉसिबल है, और ऐसे होगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, ये कार्बोकैटायन बन सकता है लेकिन ये कार्बोकैटायन नहीं बन सकता, तो इसमें SN1 पॉसिबल है लेकिन इसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कहेंगे ये इसका रेट कम होगा और इसका रेट ज्यादा होगा। या आप कह लो यहाँ पे देखो हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी। चलो अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और उन एग्जाम्पल्स के बेस पे हम आगे चलते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और उसमें आपसे बोलूं कि यहाँ पे एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे एक टर्सरी ब्यूटाइल और यहाँ पे एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, और इस कार्बन से यहाँ से लिविंग ग्रुप जुड़ा है, और दूसरा कुछ ऐसे है, यहाँ पे Cl है। मैं पूछ लूं इनमें दोनों में SN1 रिएक्शन किसमें ज्यादा होगी, SN1 रिएक्शन किसमें ज्यादा होगी, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो है एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है। जब मैं यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटाऊंगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, और इसके पास 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और लेकिन जब इसमें यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाऊंगा तो यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
यहाँ सी एस थ्री लगाए, यहाँ सी एस थ्री लगाए, यहाँ सी एस थ्री लगाए, इधर सी एस थ्री, इधर सी एस थ्री, इधर सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस थ्री, कुछ ऐसा कंपाउंड है। तो इसमें जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसमें नो अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आप कहोगे हम तो हमेशा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं और स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के कारण इस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा इससे। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है। और अगर आपने ऐसा किया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? ध्यान से देखना। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फैक्टर आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपको आंख खोल के देख लेना, अच्छे से देख लेना, ध्यान से देखना। देखो जी, अब अगर यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप ऐसे लगा है तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो कार्बन सेंटर है ये कितना इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है जी sp3। और जब किसी सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो उसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट ये एंगल होता है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे कार्बोकेटायन बना दूं, अब अगर मैं यहाँ पे कार्बोकेटायन बना दूं तो यहाँ पे कौन सा सेंटर होगा जी? ये सेंटर होगा जी आपका sp2 सेंटर। और sp2 सेंटर की शेप क्या होती है जी? ट्राइगोनल प्लेनर। और एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। अब ध्यान से देख लेना, अब ध्यान से देख लेना। देखो इस ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप लगे हैं, 3 बल्कि ग्रुप 109 डिग्री 28 मिनट पे, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा यहाँ पे हिंड्रेंस होगा। लेकिन जैसे ही अब इसमें कार्बोकेटायन बना रहे हैं तो एंगल इंक्रीज हो रहा है, मींस जो हिंड्रेंस था, जो स्ट्रेन था, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन हो रहा है, मींस स्ट्रेन रिलीज हो रहा है, या आपका हिंड्रेंस रिलीज हो रहा है, स्ट्रेन रिलीज हो रहा है, खिंचाव तनाव दूर हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री में आप कहीं भी अगर तनाव कम हो रहा है, स्ट्रेन कम हो रहा है, तो वहां पे आपका स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेन क्या हो रहा है? स्ट्रेन कम होने से, स्ट्रेन कम होने से, क्योंकि देखो बड़े एंगल पे 3 ग्रुप लगेगा ना, कुछ इस टाइप से लगेंगे, इसमें ऐसे थे, ठीक है ना, और यहां पे कुछ ऐसे थे। तो इसमें देखो खूब दिख रहा है हिंड्रेंस कितना है, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है। लेकिन इसमें हिंड्रेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हिंड्रेंस कम होने के कारण स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। बेशक अल्फा हाइड्रोजन ना हो, इस अल्फा हाइड्रोजन वाले से भी स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी इसमें। तो इस वाले का SN1 रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा और इस वाले का SN1 रेट कम हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। जैसे कि मैं आपसे जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं, इस वाले कंपाउंड को, तो ये कंपाउंड कुछ इस टाइप से बनेगा जी। ये कंपाउंड देखो, आपको दिख रहा है ना कितना हिंड्रेड कंपाउंड है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं इस बीच वाले कार्बन की बात करूं, किस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं? जस्ट वेट अ सेकंड, मैं इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं। देखो जी, ये वाला बीच में जो कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पे लिविंग ग्रुप जुड़ा है ये, और यहाँ पे आपके 3 टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हैं। देखो 3 टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हैं। एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम पड़ गए थे इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन आप देख रहे होगे कैसे एक CH3 ये लगा, एक CH3 एक CH3 इस कार्बन से, और ये 3 टर्सरी ब्यूटाइल। तो देख रहे हो कितना हिंड्रेड कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पे और भी हाइड्रोजन जब लगेंगे तो कितना हिंड्रेड कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है जी कितना स्ट्रेन होगा? इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं इस लिविंग ग्रुप को हटाऊं तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा और वहां पे जो एंगल होगा वो एंगल इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे अभी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। मैं आपको एक बार इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटा के दिखाता हूँ और दिखाता हूँ किस टाइप से ट्राइगोनल प्लेनर बनके कैसे स्ट्रेन को रिलीज कर रहा है। जस्ट वेट अ सेकेंड। देखो जी, अब अगर मैं बात करूं, अब ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। देखो यहाँ पे ये क्या है? ये ट्राइगोनल प्लेनर, इस कार्बन से ये जो बीच में से आप कार्बन मान लो, ये जो बीच में है ये कार्बन है, और इस कार्बन से आपका, इस कार्बन से एक टर्सरी ब्यूटाइल, 2 टर्सरी ब्यूटाइल, 3 टर्सरी ब्यूटाइल। तो देखो इसमें ये बीच में खाली स्पेस बन गया। कितना खाली स्पेस बन गया? जो चीज पहले वहां पे 109 डिग्री 28 मिनट पे लग रही थी वो 120 एंगल पे, 120 डिग्री एंगल। तो स्ट्रेन रिलीज होता है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन रिलीज होता है। और तो स्ट्रेन रिलीज होने के कारण ही इस कंपाउंड में जो है SN1 रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये एग्जाम्पल काफी अच्छा एग्जाम्पल था। बोलो समझ में आ रहा है जी? चलो अब हम इससे आगे चलते हैं। देखो जी, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। उसमें आपको देखने में लगेगा कि इस वाले कंपाउंड का ही रेट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें आपका
कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा क्योंकि उसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और कुछ को तो अभी यही समझ में नहीं आ रहा होगा 9 अल्फा हाइड्रोजन कैसे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर समझ में आ भी रहा है 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो कैसे वो स्टेबलाइज करेंगे यही नहीं पता लग रहा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपको पहले जीओसी देखनी चाहिए, आप जाके पहले जीओसी में देखो, क्योंकि बाद वाली ये चीजें आने वाली है उससे अच्छा है कि आप एक बार जाके जीओसी को अच्छे से देख ही लो, क्योंकि जीओसी की जरूरत पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाली है। वो समझ में आ रहा है? सेकेंड। ओके, सो अब हम इन 3 कंपाउंड को देखते हैं, कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2 और कंपाउंड नंबर 3। यहाँ पे ये 3 लिविंग ग्रुप लगे हैं। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें किसमें SN1 रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, तो बोलो अच्छे सोचना। तो देखो आप एक चीज देख सकते हो, आप यहां से जब भी SN1 की बात आए तो आप यहां से इस लोन लिविंग ग्रुप को हटा दो, यहां से लिविंग ग्रुप को हटा दो, सॉरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां से लिविंग ग्रुप को हटा दो और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दो। अब अगर इन तीनों में आप देखोगे, आप कहोगे यहाँ पे कि ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तीनों कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 2 है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 1 है, और इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 0 है। तो इस केस में क्या होगा, आप कहोगे यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ पे उससे कम, तो सबसे ज्यादा ये होना चाहिए, उससे कम ये रेट होना चाहिए, उससे कम ये, मीन्स फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा, सेकंड वाले का उससे कम और थर्ड वाले का उससे कम। तो देखो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें, एक्सेप्शनल चीजें हैं, ध्यान से सुनना। ये रेट इसमें नहीं होगा, रेट इसका जस्ट अपोजिट होगा, ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा, इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, यहां से X जुड़ा है, यहां से X जुड़ा है और यहां से X जुड़ा है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये लिविंग ग्रुप के अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बीटा कार्बन पे कोई ग्रुप नहीं लगा, यहाँ पे बीटा कार्बन पे एक CH3 ग्रुप लगा और यहाँ पे बीटा कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगे हैं। तो बोलो अब इनसे क्या होगा, देखो ध्यान से, जैसे ही आप इस पे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते हो, कार्बोकेटाइन भी सेम बनता है, लेकिन होगा क्या, जस्ट वेट अ सेकंड। अब अगर आप एक बात सोच सकते हो, वैसे वो बात पूरी ठीक नहीं है, आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे, अगर उससे 1 2 शिफ्ट करा के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये तो चीज हमने जीओसी में देखी थी कि अगर एक भी बीच में अनस्टेबल बन रहा है तो वो वाला रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि इस वाले में आपका रेट सबसे ज्यादा होगा, इसमें उससे कम और उसमें उससे कम। आप एक बार सोचो फिर हम बताते हैं, सोचो। हाँ जी बिल्कुल, आप वही बात यहाँ पे ध्यान से रखो, जैसे ही यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा तो आप इस केस में देख रहे होंगे, इस वाले केस में कि यहाँ पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, इस बीटा कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूशन है उसके कारण यहाँ पे स्ट्रेन ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेन थोड़ा कम है लेकिन है स्ट्रेन, लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रेन इतना है ही नहीं। तो होगा क्या, जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, जो बीटा कार्बन पे जो आपका ये बॉन्ड लगे हैं उनका जो हिंड्रेंस होगा, जो स्ट्रेन होगा वो कम हो जाएगा, और स्ट्रेन रिलीज होने के कारण ही इसका रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा, थर्ड वाले का, देन सेकंड वाले का एंड देन फर्स्ट वाले का। मींस अब आपको ध्यान रखना है, अगर बीटा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है तो भी हमें क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेन को ध्यान में रख के चलना है। मींस स्ट्रेन जितना रिलीज होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट स्टेबल होगा या उतना ही आपका SN1 रिएक्शन होगा। चलो अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसका रेट ज्यादा होगा। एक और ले सकते हैं यहाँ पे PH CH2 Cl, इससे आप C ले लो, बोलो जी किसका रेट ज्यादा होगा। तो आप क्या कहोगे, आप तो बस सीधा कार्बोकेटायन बना के देखना है आपको। तो यहाँ पे आप कार्बोकेटायन बनाओगे, यहाँ पे आप कार्बोकेटायन बनाओगे और यहाँ कार्बोकेटायन बनाओगे। देखो जी, अगर कार्बोकेटायन की बात करूं तो इसमें जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो टर्सरी बन रहा है, इसमें जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो
सेकेंडरी बन रहा है, इसमें जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो प्राइमरी बन रहा है। लेकिन अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हम किस बेसिस पे स्टेबलाइज मानेंगे? तो देखो यहाँ पे पीएच ग्रुप लगा है, पीएच ग्रुप इज नथिंग बट एक ऐसे एक रिंग लगी होगी और ये रिंग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस आर से इसे स्टेबलाइज करेगी, ठीक है ना, इसे इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से स्टेबलाइज करेगी। तो आपको बताना है, देखो यहाँ पे 3 पीएच स्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पे 2 पीएच स्टेबलाइज करेंगे और यहाँ पे 1 पीएच स्टेबलाइज करेगा, जिससे होगा क्या, इसका रेट सबसे ज्यादा होगा, इसका उससे कम और इसका उससे कम। बोलो समझ में आ रहा है? चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना देते हैं। यहां पे सब जगह हमने कार्बोकेटाइन बना दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन कार्बोकेटाइन को देखूं तो यहां पे देखो, यहां पे आपका जो कार्बोकेटाइन है उससे नेक्स्ट कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है, इसमें नेक्स्ट कार्बन पे 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, इसमें नेक्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें है, उससे कम इसमें और उससे कम इसमें। दूसरा यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे अगर बात करूं कॉन्जुगेशन यानी कि कॉन्जुगेशन या मैं रेजोनेंस की बात करूं तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो आप कहोगे सर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये उससे कम, ये उससे कम। रेट ये लिख लोगे आप CBA। लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया तो एकदम ये गलत हो जाएगा। आपको थोड़ा और देखना है, मैंने एरोमेटिसिटी पढ़ी थी और मैंने कहा था एरोमेटिसिटी का जो फैक्टर होता है वो सबसे ज्यादा, एरोमेटिसिटी का फैक्टर सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो इसमें ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। कैसा कंपाउंड बन रहा है? एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक वाला तो वैसे ही सबसे ज्यादा अनस्टेबलाइज होता है, तो C तो सबसे कम होगा। अब इन दोनों में बात करूं, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है लेकिन इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो सबसे ज्यादा B होगा, देन A होगा, देन C होगा, BAC। बोलो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। देखो आपको तो बस कार्बोकेटाइन बना देना है, यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बना दो और कार्बोकेटाइन बनाते ही GOC का क्वेश्चन हो जाता है। ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दो। अब आप कहोगे यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो आपका कैसा है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, ये क्या करेगा, इसे स्टेबलाइज कर देगा ऐसे, तो ज्यादा स्टेबल ये होगा, देन ये होगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। इसमें देखो, इसमें I है, इसमें BR है, इसमें I है, इसमें I है। पहले तो आप कहोगे कि सबसे ज्यादा तो स्टेबल I वाले होंगे। क्यों होंगे सबसे ज्यादा स्टेबल I वाले स्टेबल सबसे ज्यादा इसलिए होंगे क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा है। ओके चलो मान लेते हैं। दूसरी बात आप ये कहोगे इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो उससे क्या हुआ, आप कहोगे इसमें तो इसमें रेजोनेंस, अरे भाई इसमें sp2 कार्बन पे पॉजिटिव, sp2 कार्बन पे पॉजिटिव स्टेबल होता है क्या? GOC देखो जाके, नहीं होगा। ये तो सबसे बाद में हो जाएगा D, क्योंकि sp2 कार्बन पे प्लस बन रहा है। अब हम इनकी बात करते हैं, इस वाले में रेजोनेंस है, ये सबसे ऊपर हो जाएगा A। अब हम बात करते हैं C और B की। C और B में से कौन पहले आएगा? तो C और B में से C पहले आएगा, B बाद में आएगा। वाई? क्यों ऐसा काहे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ अरे बाबा क्योंकि यहाँ पे Br है, यहाँ पे I है। I एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी से निकलेगा, और Br इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप देन I। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, समझ रहे? ठीक है, अब इनमें बात करते हैं। चलो देखो, आप इसमें बात करो, इसमें एक तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन लगा हुआ है। चलो कॉन्जुगेशन तो इसमें भी है जी, कॉन्जुगेशन इसमें है लेकिन इसमें एक साइड से है। चलो तो बात करते हैं, ज्यादा तो इन दोनों में से कोई सा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन होगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्जुगेशन बहुत अच्छे वाला लगा हुआ है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन बहुत अच्छा। 3 हाँ जी देखो, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर भी आ गया। फिर से देख लेते हैं, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, तो ये ऐसे कॉन्जुगेशन में होगा इनके साथ, तो इसमें बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन होगा, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन होगा। इसमें कॉन्जुगेशन कम होगा, इसमें सबसे कम होगा, तो सबसे ज्यादा A होगा, फिर B होगा और फिर C होगा। रे बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो और क्वेश्चंस देख लेते हैं।
there is some problem in this board. ओके चलो छोड़ो और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो यहां पे मैं Cl ले लेता हूं, अभी कह रहा होगा सर सब एक जैसा बनाने लगे हैं। अरे रुक भाई क्वेश्चन पूरा हो जाने दे, एक जैसा नहीं ना बना रहा हूँ। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बताना है आपको। सबसे ज्यादा SN1 किसमें होगी, उससे कम किसमें, उससे कम किसमें, ऑर्डर में लगाओ इन्हें SN1 रिएक्शन के। ओके सो देखते हैं ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं यहां पे तो आपको सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कर लेना है। सब में आपको एक कार्बोकेटाइन बना लेना है। बन गया जी सब में एक एक कार्बोकेटाइन। ओके अब ध्यान से देखना, इसमें क्या लगा है, यहां पे एक प्लस आई फैक्ट लगा है जो प्लस आई से स्टेबलाइज करेगा। NO2 की बात करूं तो NO2 एक माइनस आर इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे माइनस आर लगाएगा ना, आप माइनस एन कह लो, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये ऐसे देगा, ये भी प्लस आर लगाए हुए हैं और यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो ध्यान से सुनना, ये स्टेबलाइज करेगा, ये भी स्टेबलाइज करेगा, लेकिन ये प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है और ये प्लस आर यानी कि रेजोनेटिंग इफेक्ट है। तो रेजोनेटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। सबसे पहले 3 होगा, उससे बाद में फर्स्ट होगा 1, ठीक है ना। अब फोर्थ और सेकंड में देखो, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे एक इफेक्ट लगा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे 4 आएगा और फिर सेकंड आएगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा थर्ड फर्स्ट फोर्थ एंड देन सेकंड। थर्ड फर्स्ट फोर्थ एंड देन सेकंड। बोलो समझ में आ रहा है? चलो अब हम देख लेते हैं SN1 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री। थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट देख लेते हैं। वैसे तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे जब SN1 SN2 हमारा खत्म हो जाएगा, अच्छे से स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे दोनों का, लेकिन अभी हम थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका देख लेते हैं। ओके तो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो जैसे कि माना मेरे पास पहले एक यहाँ पे कंपाउंड है, यहाँ पे R लगा हुआ है और यहां पे एक R लगा हुआ है, R प्राइम कह देता हूं, यहां पे R डबल प्राइम लगा हुआ है और यहां पे लगा हुआ है X। ये मेरे पास सबस्ट्रेट है सबसे पहले। तो सबसे पहले होता क्या है इनमें, ये देखो कैसा है, टेट्राहाइड्रल कंपाउंड है। सबसे पहले होता क्या है, ये X यहां से निकलता है, लिविंग ग्रुप यहां से निकलता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से सुनो, ये क्या है, sp3 आयोडाइज कार्बन है। जैसे ही यहां से निकलेगा sp2 आयोडाइज बनेगा और यहां पे होगा क्या, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे बनेगा और ये क्या होगा, ये जो यहां पे जो ये कार्बन होगा ये sp2 कार्बन होगा और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी। और जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी उसमें जो लिविंग ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी प्लेन में है तो यहाँ पे ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक। तो इसमें अटैक जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। लेट मी अंडरस्टैंड यू जस्ट बाय अ डायग्राम, मॉडल डायग्राम। देखो भाई कुछ इस टाइप से होगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मैंने क्या कहा, कार्बोकेटाइन होगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ये है ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में है, ठीक है, और 3 यहाँ पे आपके ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब होगा क्या, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है या तो वो अप आ सकता है, ऊपर से आ सकता है, ठीक है, या वो बिलो द प्लेन आ सकता है। ये तो कह रहा हूं मैं, या तो वो अबव द प्लेन आ सकता है या वो बिलो द प्लेन आ सकता है। ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा स्टीरियोकेमिकल पार्ट है, ध्यान से सुन लेना। अगर वो ऊपर से आएगा और यहां पे वो नीचे से आ रहा है, बिलो से आ रहा है, अगर वो ऊपर से आएगा तो यहां पे
एक में तो क्या होगा, एक में तो वो x जिधर था उधर जुड़ेगा, और अगर वो एक साइड दूसरी साइड से आएगा तो वो x के अपोजिट जुड़ेगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपका जो x था, अगर इस x के जस्ट अपोजिट न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, या तो ये हो सकता है, या जहां से आपका x हटा था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल या तो वहीं पे जो आगे जुड़ जाए जहां से लिविंग ग्रुप निकला था, या उसके अपोजिट आगे जुड़ जाए। अगर वहीं पे आके जुड़ रहा है तो हम कहेंगे रिटेंशन हुआ है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। बोलो समझ में आया? लेकिन अगर वो अपोजिट साइड से आके जुड़ रहा है तो हम कहेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? अगर अपोजिट साइड से आगे जुड़ रहा है तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर सेम साइड से आगे जुड़ रहा है तो आपका रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। और देखो ध्यान से सुनना, अब ये जो दो कंपाउंड होंगे आपस में, ये एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के, बस फर्क ये होगा ना, एक बार ग्रुप इधर से जुड़ रहा है, एक बार इधर से, तो दोनों क्या बनेंगे, एक दूसरे के एनेंशियोमर बनेंगे। एनेंशियोमर क्या होते हैं? एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और एक दूसरे के ऊपर कभी भी सुपर इंपोज नहीं होते, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंशियोमर। अब ध्यान से सुन लेना, यहां से हम थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री की ओर जा रहे हैं और हम कह रहे हैं जब दो मिरर इमेज होती है और वे एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होती तो उसे ही हम बोलते हैं एनेंशियोमर। और एनेंशियोमर में जैसे आप पढ़ते थे, एक डी फॉर्म होती थी, एक एल फॉर्म, या आप प्लस माइनस कहते थे, या आप आर एस वही कहते थे। ठीक है ना? एक डी फॉर्म है, एक आपकी एल फॉर्म है। अगर ये दोनों सेम बने, 50% ये बने, 50% ये बने, तो उस सॉल्यूशन को आप बोलते थे रैसमिक मिक्सचर, या उस मिक्सचर को आप बोलते थे रैसमिक मिक्सचर। फिर से मेरी सुनो, मैं कह रहा हूं या तो वो ऊपर से आएगा, या तो वो नीचे से आएगा, या तो वो न्यूक्लियोफाइल जिधर से लिविंग ग्रुप निकला है उधर ही आके जुड़ेगा, या उसके अपोजिट साइड आके जुड़ेगा। तो मींस ये दो एनेंशियोमर बन रहे हैं यहाँ पे, और अगर ये दोनों एनेंशियोमर 50-50% बनेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे रैसमिक मिक्सचर बन रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? और यदि ऐसा हो रहा है, एक इसमें से ज्यादा बन रहा है और एक इसमें से कम बन रहा है, तो हम कहेंगे यहां पे ये मेजर होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। बोलो समझ में आ रहा है? एक मेजर प्रोडक्ट होगा और एक माइनर प्रोडक्ट होगा। और ऐसे स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर हम मेजर माइनर देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेलेक्टिविटी। मींस यहां पे स्टीरियो सेलेक्टिविटी आ जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो यहां पे एक रिटेंशन वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इन्वर्जन वाला कम बनेगा, तो हम कहेंगे कि मेजर प्रोडक्ट रिटेंशन बन रहा है। यानी कि आपका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की वो सेम है, मींस यहां पे स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन है। बोलो समझ में आ रहा है? लेकिन अगर यहां पे ये ज्यादा बना तो हम कहेंगे उसमें इन्वर्जन हो रहा है। और यदि दोनों आपके 50-50% बनते हैं, दोनों 50-50% बनते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जनरली दो टाइप की बातें होगी, या तो रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, या तो आपका दूसरी साइड में बात करूं तो एक एनेंशियोमर बन रहा है, या तो वो आपका इन्वर्जन हो रहा है वहां पे, या आपका वहां पे रिटेंशन हो रहा है। तो ये थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात थी। और जो आपकी SN1 रिएक्शन होगी उनमें ऐसा ही होगा, उनमें आपके रैसमिक मिक्सचर बनेंगे। वैसे तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखेंगे बाद में, कहां पे रैसमिक मिक्सचर बनते हैं, कहां पे मेसोफॉर्म बनती है, कहां पे आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, कहां पे माइनर बनता है। बोलो समझ में आया? ठीक है ना? ये हम अच्छे से स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखेंगे। बट आपको अभी इतना स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आ रहा होगा। हम कह रहे हैं कि यहाँ से एक लिविंग ग्रुप निकल रहा है, लिविंग ग्रुप निकलेगा तो sp2 में जाएगा, sp2 में अटैक अबोव से भी हो सकता है, sp2 में बिलो से भी हो सकता है। जैसे कि हम SN2 में जाकर देखेंगे, वहां पे हमेशा बैक साइड अटैक होता है, यहाँ पे अटैक कहीं से भी हो सकता है, फ्रंट से हो सकता है, बैक से, आप कह लो ऊपर से हो सकता है, या नीचे से हो सकता है। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये आपका, यानी कि यहाँ पे आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, रैसमिक मिक्सचर बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है? क्या बनेगा जी? आपका रैसमिक मिक्सचर बनेगा। तो आप इसे एक बार नोट कर लो अच्छे से। ओके,
चलो अब हम कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने कुछ सबस्ट्रेट्स दिए हुए हैं ये, और उनके सामने कुछ रिएजेंट्स दिए हुए हैं, तो आपको सोचना है कि यहाँ पे पहले तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो सकती है या नहीं, क्योंकि अभी अभी हम ओनली SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो अभी हम ओनली SN1 ही कराएंगे। जब हम SN2 रिएक्शन पढ़ लेंगे और उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जिनमें या तो SN1 रिएक्शन भी हो सकता है और SN2 रिएक्शन भी हो सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे इंटरेस्टिंग चीज होगी वहां पे, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि SN1 होगा या SN2 होगा। यहाँ पे तो हमें सिंपल ही पता है SN1 रिएक्शन होगा और हम प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहली कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पे आप जब इसे हटाओगे तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक सोलवेंट दिख रहा है, वो क्या है, ETOH, इथाइल एल्कोहल। और ये जो इथाइल एल्कोहल होता है वो क्या होता है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट है मींस SN1 रिएक्शन होगी, ऊपर से यहाँ पे आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्सरी बनेगा, और टर्सरी कार्बोकेटाइन पे आपका SN1 रिएक्शन होगा। तो होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास बनेगा एक कार्बोकेटाइन, और फिर उस कार्बोकेटाइन पे ETOH से OET माइनस यहाँ पे अटैक करेगा आके, और कुछ इस टाइप का आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, OET आके जुड़ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। यहाँ से आपका जो ETOH में से OET आएगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस वाले में क्या होगा, देखो Cl यहाँ से निकलेगा और CH2 और इससे आके OET जुड़ जाएगा, यहाँ से PHCH2। अब अगर वाटर की बात करूं तो वाटर में न्यूक्लियोफाइल है OH, तो यहाँ से आके आपका OH जुड़ जाएगा। और CH3COOH अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, CH3OOH। यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है H प्लस और ये वाला माइनस वाला ग्रुप, यानी कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाके अटैक मारेगा और PHCH2O CH3 आके जुड़ जाएगा। अगर मैं इस केस की बात करूं तो देखो ये केस थोड़ा अलग है। इसमें आप देखो Ag2 और मोइस्ट है, मोइस्ट मतलब वाटर, तो ये दोनों आपस में मिक्स होकर इन सितु प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे AgOH बना लेते हैं, और AgOH में से जो OH माइनस है वो जाके अटैक करेगा, वहां से पहले I निकलेगा और यहाँ पे बन जाएगा OH, ठीक है ना। ये भी आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अब अगर मैं AgNO3 की बात करूं, इसकी बात करते हैं, AgNO3 की बात करते हैं, तो बताओ AgNO3 में देखो ध्यान से देखो, AgNO3 में यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले AgNO3 के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। AgNO3 में क्या होगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो Cl अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ पे यूज किया कि Cl अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अगर आई होता तो ऐसे निकल जाता। तो सबसे पहले ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से Cl और इससे आगे जुड़ जाएगा AgNO3, कुछ ऐसे जुड़ जाएगा, और फिर ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि प्लस आ जाएगा तो ये निकल जाएगा बाहर, और वहां पे आपका आके जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ से आके जुड़ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन है। बोलो समझ में आ रहा है। चलो इससे आगे हम और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो होगा क्या। सॉरी, इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आगे और फर्दर हो जा सकता है। यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, और यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ध्यान से देखो, जस्ट 5 मेंबर रिंग के बाहर एक कार्बोकेटाइन है, तो होगा क्या, यहाँ से रीअरेंजमेंट हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स रीअरेंजमेंट होगा, और एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, सॉरी 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से आके फिर कोई न्यूक्लियोफाइल आपका ऐड हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो ऐसे ही अब और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे आपका यहाँ से जोड़ दे आयोडीन, ठीक है ना। तो देखो लिविंग ग्रुप जुड़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे हम ETOH जोड़ देते हैं, MEH जोड़ देते हैं, कुछ भी जोड़ देते हैं, तो होगा क्या, पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा और ये बनेगा, देखो स्ट्रेन रिंग है, होगा क्या, इसमें आपको पता है इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का रिंग मिलता है आपको। और ये क्या बना, ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये बन रहा है आपके पास एक मिसलिनियस कार्बोकेटाइन, और मिसलिनियस कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है जी, यहाँ से आगे कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। चलो समझ में आ रहा है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या था, ड्राइविंग फोर्स था मिसलिनियस कार्बोकेटाइन का बनना। तो ऐसे हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं,
ऐसे हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना? वेट अ सेकंड, चलो जी इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे वाटर क्या है, एज अ सोलवेंट भी है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी है। तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हमेशा SN1 रिएक्शन होती है, मैंने ये भी आपको बताया था। तो आप जब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से Cl निकालोगे तो यहाँ पे आएगा पहले प्लस चार्ज कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। फिर आप क्या कराओगे 1,3 मिथाइल शिफ्ट करा दोगे, 1,3 मिथाइल शिफ्ट, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जाके आएगा और यह जाएगा CH3 और CH2, इससे जाके जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यहाँ पे आपका जो वाटर है वो वाटर अटैक कर देगा, इस टाइप से यहाँ पे वाटर अटैक करेगा और बना लेगा CH3 और यहाँ से आके आपका जुड़ जाएगा वाटर, ठीक है ना। और फिर यहाँ से ये प्लस आएगा, वाटर आएगा और वाटर इस H को यहाँ से निकाल लेगा और बना लेगा CH3OH। बड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ये आपके पास सबस्ट्रेट बन जाएगा। तो ये होती है जी SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के बारे में हमने बहुत कुछ देखा, ठीक है ना। पोलर प्रोटिक सोल्वेंट होता है, सबसे ज्यादा टर्सरी कार्बोकेटाइन देता है। आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, अगर कार्बोकेटाइन बनाना है तो आपको रीअरेंजमेंट भी कराना है। और अगर कहीं पे सोल्वेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है तो उसे हम सोल्वोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। और जितनी भी सोल्वोलाइसिस रिएक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, आपकी SN1 रिएक्शन होती है। तो ये सब हमने SN1 रिएक्शन में पढ़ा। इससे बाद में हम स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शंस, और SN2 रिएक्शंस को हम करके ऐसे अच्छे से पढ़ के फिर हम इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंबाइन करके पढ़ेंगे, इनके कंबाइन क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वहां पे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें अच्छे से सारे क्वेश्चंस करने हैं और आपको प्रैक्टिस लगातार रखनी है और पीछे का आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और वहां पे हम स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शन। देन बाय बाय, थैंक्स।